हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी एजुकेटेड में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर हम भारती भवन प्रकाशन के पुस्तक का देखने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे यही पुस्तक यूज करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा जार। दूसरा नंबर प्रश्न है, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो इसका उत्तर होगा रोमनो वंश। तीसरा नंबर प्रश्न है, रूस की संसद का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा ड्यूमा। चौथा नंबर प्रश्न है, रूस में कृषि दासता की प्रथा कब समाप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा 1861 ईस्वी में। तो अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए, और साथ ही इस वीडियो से आपकी कुछ मदद हुई हो तो कृपया इसे ज़रूर लाइक करें। अगला नंबर प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 5, रासपुटिन कौन था? तो इसका उत्तर होगा रासपुटिन जार शासक निकोलस द्वितीय के समकालीन एक बदनाम और रहस्यमयी पादरी था। लोगों में यह बातें प्रचलित थी कि उसने निकोलस तृतीय की पत्नी जरीना को वश में कर रखा है और जरीना के माध्यम से निकोलस तृतीय पर अपना प्रभाव जमाकर प्रशासन को प्रभावित कर रहा है। छठा नंबर प्रश्न है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मैक्सिम गोर्की। दूसरा प्रश्न है जो कि बहुत सारे किताब में ये वाला प्रश्न दिया है, माँ उपन्यास के लेखक कौन है के जगह पर कौन थे के जगह पर वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा टॉलस्टॉय। कुछ किताबों में माँ उपन्यास का पूछा है, कुछ किताबों में वार एंड पीस। तो आप दोनों ही याद कीजिएगा, दोनों परीक्षा में काम आएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम नंबर प्रश्न है जो कि है नंबर 7, खूनी रविवार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा खूनी रविवार रूस के इतिहास में 9 जनवरी 1905 के दिन घटी एक विभत्स घटना थी। दरअसल बढ़ती महंगाई, श्रमिकों की मजदूरी में गिरावट तथा श्रमिकों के काम के घंटे कम करवाने इत्यादि समस्याओं को लेकर जब लोग प्रदर्शन करते हुए रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल का घेराव करने जा रहे थे, तब पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। इस घटना को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पूरा प्रश्न उत्तर हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न है, समाजवादी दर्शन क्या है? तो इसका उत्तर होगा समाजवाद औद्योगिक क्रांति के पश्चात 19वीं सदी में उत्पन्न एक बौद्धिक चेतना थी। समाजवादी दर्शन के अंतर्गत किसी राज्य की संपत्ति तथा उत्पादन का स्वामित्व समुदाय के हर वर्ग करेंगे। दूसरे अर्थों में समाजवाद के अंतर्गत राज्य की सारी संपत्ति और उत्पादन का केंद्रीकरण वहाँ की सरकार को होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को। लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दें। तो उत्तर होगा रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म कार्ल मार्क्स आदि समाजवादियों से पहले 1777 को हुआ था, इसलिए इन्हें आरंभिक समाजवादी कहा गया है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कारखानों में पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने आदर्श समाज की अवधारणा रखी। उन्होंने स्कॉटलैंड के ल्यू लुनार्क नामक स्थान पर आदर्श कारखाना का निर्माण करवाया, जिसमें मजदूरों के आवास, अच्छा भोजन, चिकित्सा व्यवस्था और उचित मजदूरी दिलवाने की व्यवस्था की। इसके साथ उन्होंने कारखानों में बाल मजदूरी समाप्त करने तथा काम के घंटे कम करवाने का भी प्रयास किया।
मजदूरों के लिए वृद्धावस्था बीमा योजना भी इन्हीं के प्रयासों से लागू की गई। इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। तो यह था लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 नंबर प्रश्न। रॉबर्ट ओवन का संक्षिप्त परिचय दे का उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कार्ल मार्क्स को समाजवादी विचारधारा का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है। उनका जन्म साल 1818 को जर्मनी के ट्रियर नामक नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरी तथा माता का नाम हेनरी प्रेसबर्ग था। उनके पिता विख्यात वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बॉन तथा बर्लिन विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की। कार्ल मार्क्स पर रूसो, मार्टेस्क्यू तथा हीगेल आदि आरंभिक समाजवादियों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने अपने अन्य सहयोगी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर साल 1848 को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद की भर्त्सना की तथा श्रमिकों की हक की आवाज़ उठाई। मार्क्स ने साल 1867 में अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किया, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, जिसमें समाजवादी विचारधारा की व्याख्या की गई तथा उसमें समाजवाद के सारे सिद्धांत उपलब्ध हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा समाजवादी विचारधारा के परिष्करण करने के बाद समाजवाद साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। तो ये प्रश्न का उत्तर था, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, जो कि प्रश्न नंबर 4 है। 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था और इस शासन का स्वरूप कैसा था? तो इसका उत्तर होगा, रूस में रोमानोव वंश का शासन था। रोमानोव वंश का शासन पूरी तरह स्वेच्छाचारी शासन था। रूस का सम्राट जार खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। वह राज्य में सर्वशक्तिशाली था। राज्य की सारी शक्तियाँ उसके हाथों में सीमित रहती थीं, पर वह जनता के सुख दुख के प्रति पूर्णतः लापरवाह रहता था। उसकी प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं होती थी, क्योंकि वह दिन रात चापलूसों और चाटुकारों से घिरा रहता था अथवा भोग विलास में जीवन व्यतीत करता था। अतः प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करते थे। भ्रष्टाचार और घूसखोरी चरण पर थी, जिससे जनता प्रशासनिक अधिकारियों से त्रस्त रहती थी। जार के समकालीन चर्चों का भी समाज पर अत्यधिक प्रभाव रहता था। तो यह था 4 लघु उत्तरीय प्रश्न के 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न है, जो कि है प्रश्न नंबर 5। निहिज्म आंदोलन से आप क्या समझते हैं? रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा, निहिस्ट आंदोलन सुधारवादियों की एक क्रांतिकारी कार्यकृति थी। इस गतिविधि में शामिल होने वाले को निहिस्ट कहा जाता था। निहिस्ट रूस के अत्याचारी जारशाही शासन को खत्म करने के लिए आतंक का सहारा लेते थे। 1881 में जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या इन्हीं निहिस्ट क्रांतिकारियों ने कर दी थी। निहिस्टों का रूसी समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जनता पहले से ही जारशाही से त्रस्त थी। अतः जनता जारशाही के विरुद्ध एकजुट होने लगी, जिससे जारशाही के विरुद्ध होने वाली क्रांतियां आसान हो गई। लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला नंबर प्रश्न है, बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर होगा, बौद्धिक जागरण की शुरुआत 18वीं शताब्दी से ही हो गई थी, जिसने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपना प्रभाव दिखाया। बौद्धिक जागरण के अंतर्गत अनेक लेखकों और बुद्धिजीवियों ने अपनी रचनाओं से भ्रष्ट सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर प्रगतिशील समाज का आह्वान किया। इन लेखकों में लियो टॉल्स्टॉय, फ्योदर दोस्तोवस्की, इवान तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की और चेखव आदि का नाम आता है। इसी 6ठे नंबर प्रश्न में आगे है, टॉल्स्टॉय ने अपनी विख्यात पुस्तक युद्ध और शांति में सामंतवाद और किसानों के शोषण की कटु आलोचना की। तुर्गनेव ने अपने एक उपन्यास फादर एंड सन में युवाओं को अत्याचारों का डटकर मुकाबला करने को प्रेरित किया। उनके एक अन्य उपन्यास वर्जिसवाइल से प्रेरित होकर अनेक युवा निहिस्ट जैसे क्रांतिकारी संगठनों में गए, जो आतंकवाद का सहारा लेकर रूस की जारशाही को समाप्त करना चाहती थी। मैक्सिम गोर्की द्वारा रचित उपन्यास माँ में रूस की दयनीय स्थिति का अवलोकन किया गया है।
इन सभी बुद्धिजीवियों से प्रभावित होकर रूस की जनता जारशाही विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगी। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित साम्यवादी घोषणा पत्र और दास कैपिटल ने रूस के मजदूर वर्ग पर खासा प्रभाव डाला। कुल मिलाकर इन सभी तथ्यों के कारण रूस की जनता अत्याचारी जारशाही के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हो गई, जिससे रूसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेंशेविक और बोल्शेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा मेंशेविक और बोल्शेविक ज़ार के समकालीन के दो प्रमुख राजनीतिक दल थे। इन राजनीतिक दलों की आधारशिला साल 1883 ईस्वी में ही रख दी गई थी। साल 1883 ईस्वी में मार्क्स से प्रभावित एक व्यक्ति प्लेखानोव ने रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की, लेकिन संगठनात्मक मुद्दे को लेकर यह पार्टी साल 1903 में दो दलों में विभक्त हो गई, जिनमें एक का नाम मेंशेविक तो दूसरे का नाम बोल्शेविक पड़ा। मेंशेविक संवैधानिक रूप से देश में राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे। इस दल पर रूस के मध्यम वर्ग अर्थात किसान, व्यापारी तथा अन्य अर्ध संपन्न मध्यवर्गीय लोगों का प्रभाव था, तथा यह मध्यवर्गीय लोगों के प्रभाव से क्रांति के समर्थक थे, क्योंकि इन पर फ्रांस की महान क्रांति का प्रभाव था, जो मध्यवर्गीय लोगों द्वारा की गई क्रांति थी। दूसरी ओर बोल्शेविक उग्र क्रांति के समर्थक थे। इसका अगला भाग देखते हैं इसी प्रश्न का। आगे लिखेंगे, ये मजदूर और गरीब किसान अर्थात सर्वहारा वर्ग के उत्थान को उद्देश्य बनाकर क्रांति करना चाहते थे। इन पर मार्क्सवादी विचारधारा का अत्यधिक प्रभाव था और इनका उद्देश्य साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। अब हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सोवियत संघ में प्रतिक्रांति क्यों हुई, बोल्शेविक सरकार ने इसका सामना कैसे किया। तो इसका उत्तर होगा, पहले जारशाही के विरुद्ध फरवरी क्रांति के बाद बनी शासन प्रणाली, जिन पर मेंशेविकों का प्रभाव था। फिर उसके विरुद्ध की गई एक अन्य अक्टूबर क्रांति, जो लेनिन के नेतृत्व में पूरी हुई। इन लगातार हो रही क्रांतियों से एक और प्रतिक्रांति की आधारशिला तैयार होने लगी, क्योंकि लेनिन द्वारा संचालित बोल्शेविक सरकार की नीतियों से वैसे लोग व्यग्र हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को बोल्शेविक सरकार ने छीन लिया था। इनमें पादरी, सामंत, पादरी, पूंजीपति, नौकरशाह प्रमुख थे। इनके साथ मेंशेविक दल के समर्थक भी बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध प्रतिक्रांति के लिए तत्पर थे। ये बोल्शेविक सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास करने लगे। बोल्शेविक सरकार ने लेनिन के नेतृत्व में इन प्रतिक्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय किया। इसके लिए चेका नामक एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया गया, जिसने निर्ममतापूर्वक हजारों प्रतिक्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह चेका के आतंक ने प्रतिक्रांतिकारियों में इतना भय पैदा कर दिया कि प्रतिक्रांति की भावना पस्त हो गई। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कॉमिंटर्न की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व था। तो इसका उत्तर होगा, रूस की साम्यवादी क्रांति का विश्व भर में प्रचार करने तथा विश्व भर के सभी साम्यवादी संगठनों को बल प्रदान करने के उद्देश्य से कॉमिंटर्न की स्थापना की गई। विश्व इतिहास में इसका अत्यंत महत्व रहा। कॉमिंटर्न की स्थापना के बाद विश्व के सभी पूंजीवादी देशों की बेचैनी बढ़ गई। अपने यहाँ साम्यवादी क्रांति के डर से वे भी मजदूरों और किसानों पर हो रहे शोषण को रोकने के लिए बाध्य हो गए। कॉमिंटर्न विश्व के सभी साम्यवादी संगठनों का संघ था, जिसकी अध्यक्षता रूसी सरकार के पास थी। अतः सभी देशों को रूस से मधुर संबंध बनाने को तत्पर होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी कॉमिंटर्न का अत्यधिक महत्व रहा। इसके प्रभाव से कई देशों में साम्यवादी विचारधारा तेजी से बढ़ने लगी और कई देशों में साम्यवादी सरकारें भी स्थापित हुई। लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम नंबर प्रश्न है, जो कि है प्रश्न नंबर 10, नई आर्थिक नीति पर टिप्पणी करें। तो इसका उत्तर होगा, साल 1921 को लेनिन द्वारा रूस की नई आर्थिक नीति लागू की गई। ऐसा पहली बार था जब किसी देश की आर्थिक नीति में कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांत को शामिल किया जा रहा था। यह आर्थिक नीति एक तरह से किसानों और मजदूरों अर्थात सर्वहारा वर्ग की सुविधा अनुसार गठित की गई।
उत्पादन और आर्थिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब आर्थिक गतिविधि के केंद्र सरकारी नियंत्रण में आ गए थे, बजाय कि किसी निजी नियंत्रण के। रूस की नई आर्थिक नीति में साम्यवादी आदर्शों एवं सिद्धांतों से कुछ समझौता भी किया गया, जैसे कृषि भूमि पर सैद्धांतिक रूप से जमीन तो सरकार की होगी, पर व्यवहारिक रूप से उसका स्वामित्व किसान कर सकते हैं, तथा 20 कामगारों से कम कामगार होने पर व्यवहारिक तौर पर कारखाने का स्वामित्व किसी को दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए राजकीय एजेंसियां स्थापित की गई। साथ ही विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का भी प्रसार किया गया। कुल मिलाकर रूस की नई आर्थिक नीति ने रूसी समाज को आर्थिक रूप से एकीकृत कर दिया और रूस समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। अब हम दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न है, समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। तो इसका उत्तर होगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। इसमें एक ओर आर्थिक विकास तो हुआ, वहीं दूसरी ओर समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का उदय भी हुआ। पूंजीपतियों द्वारा अपने हाथों में पूंजी और मुनाफा का केंद्रीकरण कर लिया गया, जिससे श्रमिकों की स्थिति दयनीय होने लगी। पूंजीपति वर्ग पूंजी संचय एवं उद्योगों में निवेश कर संपन्न होता गया, तो श्रमिक वर्ग की स्थिति लगातार गिरती गई। कम मजदूरी, काम के अधिक घंटे और संगठनात्मक कमी से उनका शोषण और बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में कुछ सामाजिक चिंतक व उदारवादी इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। उनका मानना था कि कानूनी, नागरिक और कानूनी समानता से भी अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक समानता है। इन लोगों ने ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कही जिसमें उत्पादन द्वारा प्राप्त पूंजी का उपयोग निजी लाभ के लिए न होकर संपूर्ण पूंजी पर पूरे समाज का अधिकार हो। इसमें आगे है, ये उदारवादी और चिंतक समाजवादी के नाम से जाने गए। समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानी गई। इस समय अनेक बुद्धिजीवी हुए, जिनमें सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन प्रमुख थे। ये आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे। इनके लिए पूंजी के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था एक सिद्धांत मात्र थी, इसलिए इन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। आरंभिक समाजवादियों ने सबसे पहले मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। इसमें रॉबर्ट ओवेन का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने आदर्श कारखाना की स्थापना की, जिसमें मजदूरों को चिकित्सा, अच्छा भोजन और काम के लिए निर्धारित समय अवधि लागू कराने की व्यवस्था की गई। मजदूरों की स्थिति में व्यापक तौर पर सुधार लाने के लिए इन्होंने समाजवादी विचारधारा का निर्माण किया। आरंभिक समाजवादियों का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना था। इसी प्रश्न में आगे है, आरंभिक समाजवादियों से प्रेरणा लेकर ब्रिटिश में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने साल 1819 में फैक्ट्री कानून पारित कर श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। समाजवाद के प्रभाव से ब्रिटेन में साल 1833 को फैक्ट्री अधिनियम पारित कर श्रमिकों को सुविधाएं दी गई। 19वीं शताब्दी तक समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं आरंभिक समाजवादियों से प्रभावित होकर समाजवाद की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, जिसे आगे चलकर साम्यवाद का नाम दिया गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न है, साम्यवाद के जनक कौन थे? समाजवाद और साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत ही साम्यवादी दर्शन बने। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी सिद्धांतों से प्रभावित होकर साम्यवाद की व्याख्या की, अतः दोनों सिद्धांत सुनने में एक जैसे लगते हैं और इन्हें एक दूसरे की जगह पर प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन इनमें कई गहरे और नगण्य अंतर भी हैं जो निम्नलिखित हैं। एक, समाजवादी दर्शन में प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाता है।
पर उसके योगदान के अनुसार पूंजी वितरित किया जाता है, जबकि साम्यवाद में प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य तो कराया जाता है पर उसकी ज़रूरत के अनुसार पूंजी वितरित किया जाता है। 2. साम्यवाद में आर्थिक गतिविधि का केंद्रीकरण पूर्णतः केंद्र सरकार का होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, जबकि समाजवाद में आर्थिक गतिविधि का विकेंद्रीकरण राजकीय इकाइयों और कई मामलों में किसी व्यक्ति को होता है। तो इस प्रश्न में आगे है 3. साम्यवादी दर्शन में वैधानिक तौर पर व्यक्तियों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, सिर्फ व्यवहारिक तौर पर व्यक्तियों को संपत्ति दी जाती है, जबकि समाजवाद में व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होती है। 4 नंबर, साम्यवाद में समाज आर्थिक रूप से वर्ग विहीन होता है, अर्थात किसी एक क्षेत्र में काम करते हुए कोई किसी से ज़्यादा नहीं पूंजी प्राप्त कर सकता, जबकि समाजवादी दर्शन में पूंजी वर्ग मौजूद होते हैं लेकिन मतभेद कम हो जाते हैं। लोग अपनी योग्यता बढ़ाकर अधिक पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर, साम्यवादी दर्शन में धर्म को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया जाता है, जबकि समाजवादी दर्शन में किसी धर्म से जुड़ने की स्वतंत्रता होती है। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 3, 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1. राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में सबसे बड़ा कारण है रूस की तत्कालीन राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था। क्रांति से पहले रूस में रोमानो वंश का अत्याचारी शासन था। रोमानो वंश के राजा को जार कहा जाता था। जार अपनी प्रजा के सुख दुख के प्रति पूर्णतः लापरवाह रहता था। वह हमेशा चापलूसों और चाटुकारों से घिरा रहता था। अतः प्रशासनिक अधिकारी मनमानी करते थे, जिससे भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था। क्रांति के समय का जार शासक निकोलस द्वितीय एक कमजोर शासक था। वह पूरी तरह अपनी पत्नी जरीना और अपने समर्थकों के हाथों की कठपुतली था। लोगों में यह बातें थी कि रास्पुटिन नामक रहस्यमयी पादरी ने जरीना के माध्यम से राजा को अपने वश में कर रखा है। इस प्रकार के भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था में से जनता में आक्रोश व्याप्त था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में विश्व स्तरीय राजनीतिक प्रतिष्ठा में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसका कारण युद्ध में हो रही लगातार पराजय थी। बाल्कन तथा क्रीमिया अब आगे है के युद्धों में रूस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। 1904-05 के रूसी जापानी युद्ध में रूस की हार हुई। रूस जैसे बड़े देश का जापान से हार जाने पर रूस के लोग अत्यंत आक्रोश में थे। इन सब दिक्कतों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर जब 9 जनवरी 1905 को प्रदर्शनकारी सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल का घेराव करने जा रहे थे, तो पुलिस ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए, जिससे जार के खिलाफ विद्रोह हो गया। अब इसी में आगे है और जगह जगह रोटी के लिए दंगे होने लगे। जार ने सुधारों का दिखावा कर विद्रोह पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन साल 1905 की क्रांति ने साल 1917 की क्रांति का नींव डाल दी। 1917 की क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में हो रही लगातार हार थी। रूसी सैनिक के पास ना तो पर्याप्त अस्त्र शस्त्र थे और ना ही पर्याप्त रसद, जिससे रूस के ढेरों सैनिक मारे जा रहे थे। रूस की पराजय से रूसी जनता क्षुब्ध थी। वे जारशाही को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हो गई। इन सबसे पहले ही रूस में साम्यवाद से प्रभावित होकर राजनीतिक दलों का गठन हो गया था, जिसमें सबसे पहले साल 1883 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी। साल 1903 में यह दल 2 दलों में विभक्त हो गई, जिनमें एक मेंशेविक तो दूसरा बोल्शेविक दल था। इन्हीं राजनीतिक दलों ने 1917 की क्रांति का नेतृत्व किया। इसी प्रश्न में आगे है सामाजिक कारण, जो कि दूसरा भाग है। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में रूस की सामाजिक व्यवस्था भी जिम्मेदार थी। रूसी समाज में किसान बहुसंख्या में थे, जिनकी स्थिति दयनीय थी। साल 1861 तक अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। साल 1861 में जार शासक अलेक्जेंडर
द्वितीय ने कृषि दासता की प्रथा समाप्त कर दी। इससे किसानों को राहत तो मिली, लेकिन उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया। किसानों पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा करों का बोझ लाद दिया जाता था। किसान परंपरागत ढंग से खेती करते थे, जिससे उपज में बढ़ोतरी नहीं होती थी। कर के बोझ तले दबने के डर से किसान अपने खेत को फिर बेच देते थे और पुनः खेतिहर मजदूर बनकर आ जाते थे। जार किसानों की स्थिति को लेकर पूर्णतः लापरवाह रहते थे और अधिकारी मनमानी करते रहते थे। 19वीं शताब्दी के बाद से रूस में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों का विकास हुआ, जिससे मजदूर वर्ग का उदय हुआ। किसानों के समान मजदूरों की स्थिति भी दयनीय थी। उन पर अनेक प्रतिबंध थे। श्रमिक संघों के निर्माण पर रोक लगी थी। मजदूरों का आवश्यकता से अधिक काम कराया जाता था। मजदूरी कम दी जाती थी तथा कारखानों में असहनीय हालत में काम करना पड़ता था। इन सभी चीज़ों की वजह से किसानों के समान मजदूरों में भी शासन के खिलाफ असंतोष था, जिसके कारण साल 1905 में देशव्यापी आंदोलन हुए तथा साल 1905 से 1917 के बीच हड़तालें भी हुई। किसानों के समान मजदूर भी जारशाही के प्रबल विरोधी बन गए। इसमें आगे है आर्थिक कारण। 1917 की क्रांति के प्रमुख कारणों में रूस की आर्थिक दिवालियेपन का प्रमुख योगदान था। क्रांति के समय रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। राज्य की आय के मुख्य स्रोत कृषि था। कृषि के विकास न होने तथा सामंतिक व्यवस्था के कारण पूरा राजस्व नहीं मिल पा रहा था। उद्योग धंधों में भी रूस पिछड़ा हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कल कारखानों का विकास तो हुआ, लेकिन सरकार के पास स्पष्ट औद्योगिक नीति का अभाव था। कल कारखाने सुनियोजित रूप से नहीं लगाए गए थे। रूस में राष्ट्रीय पूंजी और पूंजीपति वर्ग का अभाव था। आगे है, जिससे विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ गया। विदेशी पूंजीपति अपने लाभ के लिए स्थानीय मजदूरों का शोषण करते थे। इन सब के बीच साल 1905 से रूसी जापानी युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के खर्चे ने रूस को पूरी तरह कंगाल कर दिया। कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था क्रांति के समय तक छिन्न भिन्न हो चुकी थी। इससे आम जन में असंतोष व्याप्त था। धार्मिक कारण। जार के शासनकाल में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। यद्यपि रूस में कई धर्म के लोग रहते थे, जिसमें यहूदी, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई प्रमुख थे। सभी संप्रदायों के रीति रिवाज अलग अलग थे, परंतु वहाँ ईसाई कट्टरपंथी और चर्च का वर्चस्व था। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता तथा धार्मिक रीति रिवाजों को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी। इसके साथ रूस में जार के द्वारा रूसीकरण की नीति चलाई जाती थी। जार की नीति थी एक जार, एक चर्च, एक रूस। सरकार की इस नीति से अल्पसंख्यक व्यग्र रहते थे, जिस कारण 1863 में विद्रोह भी हुआ, लेकिन उसे दबा दिया गया, परंतु अल्पसंख्यकों में अलगाववादी भावना बढ़ती रही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रश्न में आगे लिखेंगे बौद्धिक जागरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में अनेक सुधारवादी लेखक और बुद्धिजीवी हुए, जिनमें लियो टॉल्स्टॉय, फ्योदर दोस्तोयेव्स्की, इवान तुर्गेनेव, मैक्सिम गोर्की और चेखव आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अपनी रचनाओं से भ्रष्ट एवं अन्यायपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के विरोध में प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक युद्ध और शांति में सामंतवाद और किसानों के शोषण की कटु आलोचना की। तुर्गेनेव ने अपने उपन्यास फादर एंड सन में युवाओं को अत्याचार का डटकर मुकाबला करने को प्रेरित किया। उनके एक अन्य उपन्यास वर्चस्वायल से प्रेरित होकर युवाओं ने निःशर्त आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत आतंक का सहारा लेकर जारशाही को समाप्त करना उद्देश्य था। मैक्सिम गोर्की के उपन्यास माँ में रूस की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया। रूस की जनता इन बुद्धिजीवियों के विचारों से बहुत प्रभावित हुई। इन सब के बीच कार्ल मार्क्स के विचार ने भी रूसी जनता को खासा प्रभावित किया, जिस कारण रूस में राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इस तरह रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिससे लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगी और लोग शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हो गए।
अब हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के चौथे नंबर प्रश्न की तरफ, बोल्शेविक क्रांति का रूस एवं विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर होगा बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस और विश्व पर कई बड़े प्रभाव पड़े। बोल्शेविक क्रांति एक राजनीतिक क्रांति ही नहीं बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति भी साबित हुई। यह सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी जिसके अंतर्गत किसान और मजदूर आते थे। इस क्रांति ने मजदूर और किसान वर्ग को सशक्त किया। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में बोल्शेविक दल के नेता लेनिन ने सत्ता संभाली। लेनिन द्वारा सत्ता संभालते ही रूस के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया गया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी गई। जमींदारों की सारी जमीन किसानों को सौंप दी गई जिन पर वे बंधुआ मजदूर थे। इन सब के साथ रूस में जनतंत्र की स्थापना की गई और रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का गठन हुआ। मजदूरों को भी मतदान का अधिकार दिया गया। कुल मिलाकर रूस की पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल थी। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भी किसानों और मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया। क्रांति के पहले रूस में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन क्रांति के बाद धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया और सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई तथा जार द्वारा अपनाई गई रूसीकरण की नीति का परित्याग कर दिया गया। बोल्शेविक क्रांति आगे है का विश्व के दूसरे देशों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। रूस साम्यवाद का गढ़ बन चुका था जिससे पूंजीपति देशों की चिंता बढ़ गई। वहाँ भी साम्यवादी आंदोलन के डर से किसानों और मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास शुरू हो गए। साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राष्ट्र संघ द्वारा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की गई। बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर आगे चलकर कई देशों में साम्यवादी सरकार क्रांति तथा युद्ध के द्वारा स्थापित हुई, जिसमें चीन, वियतनाम और पूर्वी जर्मनी प्रमुख थे। इन सब चीज़ों से विश्व में नया शक्ति संतुलन बनने लगा। अमेरिका पूंजीपति देशों का अगुवा बन गया तो रूस साम्यवादी देशों का। इसी के फलस्वरूप दोनों खेमों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक वैचारिक युद्ध, शीत युद्ध शुरू हो गया, जिसमें दोनों विचारधाराओं में सशक्तिकरण की होड़ लगी थी। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 5। इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं वीडियो डालने में बहुत ही देर कर दिया क्योंकि कुछ दिक्कत चल रहा था, लेकिन अब आपको वीडियो कम से कम 5 दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगी। अगली वीडियो जो 3 पार्ट की होगी। तो 5वां नंबर प्रश्न है, लेनिन के जीवन की उपलब्धियों की समीक्षा करें। तो इसका उत्तर होगा, लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। उसका जन्म 10 अप्रैल साल 1870 को हुआ था। वो विद्यार्थी जीवन से ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था। उसके बड़े भाई की हत्या जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के आरोप में गोली मारकर कर दी गई थी, जिस कारण वो जारशाही का कट्टर दुश्मन बन गया। वो रूस की भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था से क्षुब्ध था और जारशाही को समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने साम्यवादी पार्टी, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दल के विभाजन के बाद वह बोल्शेविक दल का नेता बन गया। साल 1905 को फरवरी क्रांति में उसने सक्रियता से भाग लिया। क्रांति विफल होने के बाद वह स्विट्जरलैंड चला गया और वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगा। साल 1917 की फरवरी क्रांति के बाद वह रूस वापस आया तथा बोल्शेविक आगे है दल का नेतृत्व किया। उसने ट्रांटस्की नामक सेना अध्यक्ष की सहायता से तत्कालीन मेंशेविक सरकार का तख्ता पलट कर दिया और अपने नेतृत्व में रूस में बोल्शेविक सरकार की स्थापना की। सत्ता संभालने से लेकर 21 जनवरी 1924 तक, अर्थात अपनी मृत्यु तक, वो रूस के नवनिर्माण में लगा रहा। इस छोटी सी अवधि में ही उसने रूस का काया पलट करके रख दिया। लेनिन द्वारा विकट परिस्थितियों में सत्ता संभाली गई थी। उसके समक्ष अनेक समस्याएं थीं। प्रथम विश्व युद्ध और क्रांतियों से रूस में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक
प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। लेनिन ने सबसे पहले राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने में प्राथमिकता दिया। सर्वप्रथम उसने विश्व युद्ध में जर्मनी से हो रहे युद्ध को समाप्त कर दिया और जर्मनी से संधि कर ली। उसने रूस के प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए कई कार्य किए। जमींदारों से उनकी ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दिया गया। कल कारखानों, रेलवे, बैंक, जंगल के साथ देश की सारी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चर्च की संपत्ति का भी अधिग्रहण कर लिया गया। सारे प्रशासनिक पदों पर दोबारा से योग्यता के आधार पर लोगों को निर्वाचित किया गया। लेनिन की इन नीतियों से वैसे लोग व्यग्र हो गए जिनकी संपत्ति और अधिकारों को सरकार द्वारा छीन लिया गया था। इसमें सामंती, पादरी, पूंजीपति और नौकर आते हैं। इन्हें विदेशी सहायता भी प्राप्त थी। इन सब ने मिलकर बोल्शेविक सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास किया। लेनिन ने इन प्रतिक्रांतिकारियों का दमन करने का निश्चय किया। उसने चेका नामक एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन किया जिसने हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने जिससे प्रतिक्रांति की भावना पस्त हो गई। प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के बाद लेनिन ने रूस की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साल 1921 को रूस की नई आर्थिक नीति को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत अनेक सुधार किए गए और साम्यवादी विचारधारा के अनुकूल आर्थिक व्यवस्था बनाई गई, जिसमें सर्वहारा वर्ग अर्थात किसानों और मजदूरों के हितों का मुख्य रूप से ध्यान रखा गया था। नई आर्थिक नीति में किसानों से अनाज की जबरन उगाही बंद कर दी गई और उन्हें अनाज के बदले कर देने को कहा गया। सैद्धांतिक रूप से खेती या जमीन पर राज्य का अधिकार मानते हुए व्यवहारिक रूप से उसे किसानों के स्वामित्व में कर दिया गया। बड़े उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में चलाया गया और उसका स्वामित्व मजदूरों को ही दे दिया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोलकर बैंकिंग व्यवस्था का प्रसार किया गया। लेनिन की नई आर्थिक नीति सफल रही। खेती में उपज बढ़ी, उद्योगों में उत्पादन भी बढ़ा। रूस तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। लेनिन के नेतृत्व में रूस में नए संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें रूस को सोशल फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। पुराने रूसी झंडे के स्थान पर नए झंडे का निर्माण किया गया जो लाल रंग का था और जिसके ऊपर हथौड़ा और हंसुआ बना हुआ था। नए संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। जमींदारों, पादरियों और पूंजीपतियों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया। लेनिन का एक महत्वपूर्ण कार्य साल 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करना रहा, जिसमें साम्यवाद के प्रचार करने तथा विश्व के सभी मजदूरों का संगठित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्रित हुए। सभी देशों के साम्यवादी पार्टियों का एक संघ बनाया गया जो कमेंटन कहलाया। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में साम्यवाद का प्रचार करना तथा साम्यवादियों की सहायता करना था। इस संघ के नेतृत्व रूस के पास था। इस तरह लेनिन ने न सिर्फ रूस का कायाकल्प किया बल्कि कॉमिंटर्न की स्थापना कर साम्यवाद की जड़ें भी दुनिया भर में मजबूत बनाई, जिस कारण आगे चलकर कई देशों में साम्यवादी सरकारें भी बनी, जिनमें चीन, वियतनाम और पूर्वी जर्मनी प्रमुख थे। रूस इन साम्यवादी देशों का अगुवा बन गया। तो यह था 5वां नंबर प्रश्न, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अंतिम नंबर प्रश्न था। तो यह था क्लास 10th हिस्ट्री भारतीय भवन प्रकाशन के चैप्टर 2, जो कि था समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का पूरा प्रश्न उत्तर, वो भी लाइन बाय लाइन। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो इसको सार्थक बनाएं आप अपने एक लाइक से। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें ताकि हिम्मत बढ़े हमारा कि जल्द से जल्द और भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।